हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि है छोटी छोटी टिप्पणियां। टिप्पणियों में किसके किसके ऊपर करनी है कि क्या प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त उपकरण है। ये हम लोग की पहली टिप्पणी करनी है। जनसंख्या विस्फोट आर्थिक वृद्धि को बाधित करता है। दूसरी टिप्पणी हम लोग को करनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी गतिविधि भूमंडलीकरण का अभिन्न अंग है। और चौथी टिप्पणी करनी है, पर्यावरण लेखा सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता है। ये चौथी टिप्पणी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर में से इनमें से कोई एक टिप्पणी जरूर पूछी जाएगी। इस तरीके से ही पूछी जाएगी तो अलग तरीके से पूछी जाएगी, तो आपको पढ़ना ही है। आपको दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए हर टॉपिक की, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहली टिप्पणी क्या करी है? पहली टिप्पणी करी है, टिप्पणी है, क्या प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त उपकरण है? कि मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त उपकरण है। चलो भाई देखते हैं। परिभाषा महत्व क्या कर कि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। कि अगर प्रति व्यक्ति आय हम लोग को निकालनी है तो वो कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि किसी देश की तो कुल राष्ट्रीय आय हो, नेशनल इनकम हो, उसको उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हम लोग को प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है। यह मापदंड किसी देश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करने का एक सामान्य तरीका है। और यह मापदंड क्या है, जो मेजरमेंट है, स्केल है, वो किसी देश की आर्थिक प्रगति जो है उसको व्यक्त करने का क्या है, एक सामान्य तरीका है। प्रति व्यक्ति आय को उपयुक्त उपकरण मानने के पक्ष में तर्क क्या है? प्रति व्यक्ति आय को एक उपयुक्त उपकरण है, उसको मानने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं? जीवन स्तर का संकेतक है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति को औसतन कितनी आय प्राप्त होती है। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति है उसको औसतन कितनी आय प्राप्त होती है, जो जीवन स्तर और आर्थिक समृद्धि का आकलन करने में क्या है, सहायक है। यह क्या दर्शाता है कि किसी एक व्यक्ति को औसतन कितनी आय या कितनी उसकी एवरेज सैलरी है वो प्राप्त हो रही है, जो जीवन स्तर या लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल लेवल है, और जो आर्थिक समृद्धि है उसका आकलन करने में क्या है, वो सहायक है। आर्थिक प्रदर्शन का तुलनात्मक आधार विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की तुलना के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। तो विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है उनके प्रदर्शन के लिए क्या होता है, उनकी तुलना के लिए, मतलब विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की तुलना के लिए क्या होता है, इसे उपयोगी माना जाता है। ठीक है, इसे क्या माना जाता है, उपयोगी या यूजफुल माना जाता है पर कैपिटा इनकम को। नीतिगत योजना, नीतिगत योजना के आधार, जो नीतिगत योजना का आधार है वो क्या है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सरकारें गरीबी उन्मूलन और आय असमानता को कम करने की योजनाएं बना सकती हैं। मतलब अगर पर कैपिटा इनकम की एवरेज सैलरी सबकी पता चल गई तो जो गरीब लोग हैं उनके उन्मूलन, उनकी गरीबी कम करने के लिए और आय असमानता जो है उसको कम करने के लिए योजनाएं बना सकती है सरकार। ठीक है। अब प्रति व्यक्ति आय को अपर्याप्त मानने क्या तर्क है, मतलब इसे अपर्याप्त कितना क्यों मान सकते हैं? अभी तो पर्याप्त मानने के तर्क पढ़ लिया, अब अपर्याप्त मानने के तर्क क्या है वो देखते हैं। वो देखो भाई क्या कह रहा है कि आय वितरण में असमानता, सबको अलग समान सैलरी मिल ही नहीं रही, सबको अलग अलग सैलरी मिलती है। कोई 500 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है। प्रति व्यक्ति आय केवल औसत दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाती है? केवल औसत दर्शाती है। यह नहीं दिखाती है कि आय समान रूप से वितरित है या नहीं। मतलब एक औसत एवरेज दर्शा देती है, लेकिन यह नहीं बताती है पर कैपिटा इनकम कि आय जो है समान रूप से सबको बंटी है या नहीं बंटी है, लेकिन एक एवरेज सैलरी सबकी बता देती है। उच्च आय वर्ग द्वारा अधिकांश आय का उपभोग करने से निम्न आय वर्ग की स्थिति अस्पष्ट रहती है। मतलब जो उच्च आय वर्ग है, मतलब जो ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, उनके द्वारा अधिकांश आय का उपभोग होता है। उससे करने से जो होता है कि निम्न आय वर्ग की स्थिति अस्पष्ट रह जाती है। ठीक है, उनकी जो निम्न वर्ग की स्थिति है वो स्पष्ट रहती है, समाज में दिखाई नहीं देती है। सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी होती है। तो यह मापदंड शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विकास के कुछ अन्य पहलुओं में शामिल नहीं करता है। यह मापदंड होता है सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी कर देता है। तो यह मापदंड क्या करता है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पर्यावरण जैसे जो विकास के अन्य कुछ पहलू हैं उनको शामिल ही नहीं करता है पर कैपिटा इनकम को देख के। खाली सतत विकास की उपेक्षा करता है। मतलब पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की हानि को इससे नहीं मापा जाता है। मतलब जो पर्यावरण, एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों की हानि हो रही है, इसमें नहीं मापा जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो क्या कह रहा है आखिरी में निष्कर्ष इसमें
कि प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, लेकिन तब ही यह प्रभावी है, तभी प्रभावी है जब इसे आय वितरण या स्वास्थ्य, शिक्षा या सतत विकास के संकेतकों के साथ संयोजन करके उनके साथ मिला के इसे उपयोग में लाया है, तो ये उपयोगी। अकेला ये उपयोगी नहीं है। इसके साथ आय वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा या सतत विकास के संकेतकों के साथ अगर संयोजन में उपयोग किया जाए तो यह उपयोगी है, वरना उपयोगी उपकरण नहीं हो सकता, ये प्रभाविता नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली टिप्पणी किसके ऊपर थी? जनसंख्या विस्फोट आर्थिक वृद्धि को बाधित करता है। जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या की वृद्धि है, वो आर्थिक वृद्धि को बाधित करता है। भाई देखो, जनसंख्या विस्फोट आर्थिक वृद्धि के बीच में क्या संबंध है? जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य है अत्यधिक और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, यह आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बिल्कुल ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक वृद्धि तो कम होगी, नकारात्मक निगेटिव होगी। जनसंख्या विस्फोट के द्वारा आर्थिक बाधाएं क्या क्या है? संसाधनों पर दबाव पड़ता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या होती है वो सीमित प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर दबाव डालती है। जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या है वो क्या करती है? जो सीमित है, मतलब जो लिमिटेड है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल और जो आर्थिक इकोनॉमिकल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, दबाव डालती है। ठीक है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो भूमि हो गई, जल हो गई, ऊर्जा जैसी जो आवश्यक वस्तुएं उनकी कमी होती है, हो जाती है। भूमि जल और जो ऊर्जा जैसी आवश्यक वस्तुएं उनकी क्या होती है? कमी हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। बेरोजगारी में वृद्धि देखें तो बेरोजगारी में कैसे वृद्धि दिखा रहा है कि श्रम बाजार और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। अब यार जहाँ पे सीट है 4,000, फॉर्म पड़ रहा है 4 लाख, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ जो है रोजगार के अवसर क्या कर देती है? सीमित कर देती है। इससे आर्थिक विकास को बाधित होता है। मतलब इससे क्या होता है? आर्थिक विकास भी क्या हो जाता है? वो बाधित हो जाता है। क्या हो जाता है? बाधित या बंद जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गरीबी का चक्र। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर गरीबी और निम्न जीवन स्तर के चक्र को बनाए रखती है। तो उच्च जनसंख्या दर है या उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है, वो क्या करती है? गरीबी और निम्न जीवन स्तर के चक्र को बनाए रखती है। मतलब ज्यादा लोग होंगे तो गरीब तो रहेंगे ही यार, हर किसी को तो नहीं मिल जाएगा रोजगार। आधारभूत ढांचे पर बोझ बनता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास जैसे जो क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे हैं उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं। अधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन और प्रदूषण में वृद्धि का कारण बनती है। ठीक है, उसका क्या बनती है? कारण बनती है। जो ज्यादा मतलब लोग होंगे तो ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस का हानि होगी और प्रदूषण फैलाएंगे। ज्यादा लोग मतलब नुकसान करेंगे प्रदूषण का, तो ये हानि होती है। ठीक है, इसके समाधान क्या है? इसके समाधान क्या है पढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीतियां, परिवार नियोजन और जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। परिवार नियोजन और जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम है वह इसके क्या है? जनसंख्या नियंत्रण नीतियां बनाए। मानव पूंजी में निवेश करें, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करें, सतत विकास की नीतियां बनाएं, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की ऊपर ध्यान दें। निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा? जनसंख्या विस्फोट आर्थिक वृद्धि को गंभीर रूप से बाधित करता है। जो जनसंख्या विस्फोट होता है वो क्या करता है? आर्थिक वृद्धि को गंभीर रूप से बाधित करता है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतियां और योजनाओं का कार्यान्वयन करना आवश्यक है। इनकी क्या करने के लिए? इनको नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतियां हो गई, योजनाएं हो गई, उनका क्रियान्वयन का वर्क प्रोसेसिंग में लाना करना आवश्यक है। टिप्पणी देखें तो टिप्पणी क्या कही है? बहुराष्ट्रीय कंपनी गतिविधि भूमंडलीकरण का क्या है? अभिन्न अंग है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी गतिविधि है वो भूमंडलीकरण का क्या है? एक अभिन्न अंग है। भूमंडलीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संबंध। जो भूमंडलीकरण है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ना। भूमंडलीकरण का क्या है? अर्थ है देशों के बीच होना व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक क्या होना? सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ना। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है देशों के बीच व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ना। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसीज जो होती हैं इस प्रक्रिया का क्या होती हैं? एक प्रमुख घटक होती है। क्या होती है? प्रमुख घटक होती है भूमंडलीकरण का। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यह है कि देशों के बीच में व्यापार हो, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान उसका बढ़ावा हो। और जो बहुराष्ट्रीय एमएनसीज होती हैं
वो इस प्रक्रिया का क्या होती है, प्रमुख घटक होती है। बहुराष्ट्रीय मतलब हर राष्ट्र में जो कंपनी है वही तो ये सब करवाएंगी भूमंडलीकरण को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो एमएनसीज का भूमंडलीकरण का योगदान क्या होता है, वैश्विक व्यापार का विस्तार करवाती हैं। तो एमएनसीज होती हैं, उन्होंने क्या करा, विभिन्न देशों में उत्पादन और विपणन केंद्र स्थापित करके व्यापार के अवसर बढ़ाए। एमएनसीज ने क्या करा है, विभिन्न देशों में जो उत्पादन हो रहा है और जो विपणन केंद्र है उनको स्थापित करके क्या करें, व्यापार के अवसर बढ़ाए। तकनीकी हस्तांतरण हो गया, तो एमएनसीज के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीकों का स्थानांतरण हुआ है। एमएनसीज के माध्यम से क्या हुआ, जो उन्नत प्रौद्योगिकी है और जो प्रबंधन तकनीक है उनका क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ है। आगे देखते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एमएनसीज विकासशील देशों में एफडीआई के रूप में पूंजी का प्रवाह किया है। एमएनसीज ने क्या किया, विकासशील देशों में क्या किया है, एफडीआई के रूप में पूंजी का प्रवाह किया है। उपभोक्ता विकल्पों में वृद्धि हुई है। एमएनसीज ने अंतरराष्ट्रीय ब्रांड उत्पादों को उपभोक्ताओं तक क्या करा है, पहुंचाया है। उपभोक्ताओं तक क्या किया है, पहुंचाया है एमएनसीज ने। और सांस्कृतिक समावेशन करवाया है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच क्या हुआ है, संपर्क बढ़ा है। आगे देखते हैं एमएनसीज के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ते हैं। एमएनसीज के कारण छोटे और स्थानीय व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। एमएनसीज के कारण क्या होता है, छोटे और जो स्थानीय व्यवसाय होते हैं वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। मुनाफे का पुनर्प्रेषण होता है, मतलब एमएनसीज अपने लाभ को मूल देश में क्या करती है, स्थानांतरित करती है, जिससे विकासशील देशों का क्या होता है, आर्थिक लाभ सीमित होता है। एमएनसीज क्या होती है, अपने लाभों को मूल देश में क्या करती है, स्थानांतरित करती है, जिससे जो विकासशील देशों का जो आर्थिक लाभ होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। पर्यावरणीय समस्याएं बोले तो एमएनसीज के कारण क्या होता है, औद्योगिक प्रदूषण और संसाधनों का अधिक दोहन होता है। एमएनसीज के कारण जो औद्योगिक प्रदूषण होता है और जो संसाधन होता है उनका क्या होता है, अधिक दोहन होता है। निष्कर्ष बोले तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो भूमंडलीकरण का क्या है, अभिन्न हिस्सा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। और क्या करती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए उचित नीतियों की आवश्यकता है, लेकिन जो इसके नकारात्मक प्रभाव है उनको नियंत्रित करने के लिए इसकी उचित नीतियों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं टिप्पणी, आखिरी सबसे आखिरी टिप्पणी, टिप्पणी 4, पर्यावरण लेखा सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता है। जो पर्यावरण लेखा है वो सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता है, ये इसकी टिप्पणी 4 है। पर्यावरण लेखा यानी कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है, तो पर्यावरण लेखा का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को मापना। आर्थिक गतिविधियों के जो पर्यावरणीय प्रभाव है उनको मापना और मूल्यांकन करना। जो आर्थिक गतिविधियां हो रही है, इकोनॉमिक जो प्रोसेस हो रही है, उनके कारण जो पर्यावरणीय प्रभाव हो है उनको मापो, उनका मूल्यांकन करो, ये पर्यावरण लेखा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग टिकाऊ तरीके से हो, और ये सुनिश्चित करता है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका उपयोग क्या हो, टिकाऊ तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। ठीक है, पर्यावरण लेखा के लाभ क्या क्या, पर्यावरण लेखा के लाभ है, संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलती है। यह प्रदर्शित करता है कि संसाधनों का उपयोग क्या हो, किस प्रकार हो रहा है और उसके संरक्षण की आवश्यकता कितनी है। इससे यह पता लगता है कि जो संसाधनों हैं या जो रिसोर्सेज है उनका उपयोग क्या होता है, किस प्रकार से हो रहा है और उनके संरक्षण, उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता हम लोग को कितनी है, कैसे कितना प्रोटेक्ट करना है उन्हें। ठीक है, पर्यावरणीय क्षति का आकलन करें तो प्रदूषण और संसाधनों की हानि का आर्थिक प्रभाव समझने में मदद मिलती है। जो पर्यावरण क्षति का आकलन करेंगे तो बोलेंगे जो प्रदूषण हो गया और जो संसाधन हो गए उनकी हानि का आर्थिक प्रभाव समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। सतत विकास में योगदान मिलता है। पर्यावरण लेखा से विकासशील देशों को अपने संसाधनों को बेहतर प्रबंधन की में सहायता मिलती है। पर्यावरण लेखा से जो क्या होता है, विकासशील देशों को जो अपने संसाधन होगा उनको बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलती है। नीतिगत निर्माण देखें तो नीतिगत निर्माण में बोला कि यह सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करती है, प्रभावी नीतियां बनाने में सक्षम बनाता है। ये सरकार क्या करती है, ये सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में क्या करता है, मदद करता है और सक्षम भी बनाता है इसकी मदद से। पर्यावरण लेखा की आवश्यकता क्यों है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण रोकने के लिए, कि आर्थिक गतिविधियों के कारण जो जल, वायु और भूमि प्रदूषण हो रहा है उसके लिए उनकी आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान सतत विकास के माध्यम से ही किया जा सकता है। और सामाजिक कल्याण के लिए या भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है पर्यावरण लेखा जोखा। किसी भी चीज का लेखा जोखा हर चीज को बैलेंस रखता है, उसका अकाउंटिंग तो हर चीज की अच्छी होती है कि सबका हिसाब रहता है।
पर्यावरण लेखा का भारत में उपयोग क्या क्या है? जलवायु परिवर्तन नीतियां और पर्यावरणीय कर। जलवायु परिवर्तन नीतियां क्या है? भारत ने राष्ट्रीय हरित लेखा प्रणाली, यानी कि भारत ने क्या करा है, राष्ट्रीय हरित लेखा प्रणाली, नेशनल ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम की शुरुआत की है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन नीतियों में। और पर्यावरणीय कर के ग्रीन टैक्स और पर्यावरण संरक्षण के लिए कर जो है का पर्यावरणीय कर के रूप में पर्यावरण लेखा भारत में उपयोग किया जा रहा है। निष्कर्ष बोलेंगे तो पर्यावरण लेखा क्या सतत आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण के लिए क्या हो, संतुलित हो। क्या हो? संतुलित हो। सामाजिक कल्याण के साथ क्या हो, संतुलित हो, यह सुनिश्चित करता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था। छोटी 4 टिप्पणियां थी छोटी छोटी जो हम लोगों ने कर ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टिप्पणियां थी और इनमें से ही क्या होता है, इन टिप्पणियों में से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन टिप्पणियों पे ध्यान देके जाइएगा। इंडिविजुअल भी इन टॉपिक्स को ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप इन टिप्पणियों को पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे टिप्पणियां आती रहेंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।